रेडियो अरावली 90.4। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। साल 29,099। आकाश गंगा को चीरती हुई एक स्पेसशिप मंगल ग्रह की ओर तेजी से बढ़ रही है। कैप्टन निरंकुश उत्तेजित और बेचैन। जिपर, घर तक की दूरी 47 घंटे 35 मिनट और 22 सेकंड। शूर, गति बढ़ाने का कोई चांस? हम फुल स्पीड पर हैं कैप्टन। लो, स्पेसशिप प्लैनेट X-22 की तरफ टर्न करो। कैप्टन, 180 डिग्री स्लिंग शॉट के लिए प्लैनेट X-22 के बहुत नजदीक जाना पड़ेगा। खतरनाक मैनोवर है। शूर, सिर्फ X-22 की ग्रेविटी एसिड ही हमारी स्पीड बढ़ा सकती है। लो, मैं जानता हूँ कि नी क्यों मंगल से उल्टे डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहे हैं। तुम मुझे मत समझाओ। मंगल से डिस्ट्रेस कॉल आई है शूर। पहली बार हम जितनी जल्दी घर पहुंचे उतना अच्छा है। लो, घर की चिंता सिर्फ तुम अकेले को नहीं है, मुझे भी है। शूर, बहस बंद। लो, टर्न करो स्पेसशिप प्लैनेट X-22 की तरफ। जिपर, टोटल कितना टाइम बचेगा? 15 घंटे कैप्टन। 4 दिन पहले जब मंगल ग्रह से डिस्ट्रेस कॉल आई थी, तब कैप्टन निरंकुश अपने 3 असिस्टेंट्स शूरनाहार, जिपर और लोकेश के साथ ग्रह खोज अभियान 7 पे था। घर से अजीब सिग्नल मिलते ही उन्होंने अभियान 7 अबॉर्ट किया और मंगल की तरफ वापस चल दिए। प्लैनेट X-22 पर जानलेवा 180 डिग्री टर्न लेकर जब वो मंगल के नजदीक पहुंचे तो अपने होम प्लैनेट को धूल के बादलों में लिपटा देख सबका दिल दहल गया। क्या है ये? कोई जिंदा भी है या नहीं? शट अप शूर। नी, क्या हुआ है यहाँ? लो, तुम्हें क्या लगता है? कॉमेट F-66 शायद मंगल से टकराया है। स्पेसशिप के कोऑर्डिनेट्स बदलो जिपर। नॉर्मल लॉन्च पैड पर नहीं उतर सकते। शूर और लो को हैंगर पे उतारो। तुम दोनों उतरते ही बाकी शिप्स चेक करोगे। अगर बच गई हैं तो उन्हें तैयार करो। क्यों? देख रहे हो मंगल की हालत? मैं कैपिटल जाकर पता लगाता हूँ क्या हुआ है यहाँ। जिपर, तुम शिप पर ही रहना। ओके कैप्टन। कैप्टन नी मंगल पर उतरते ही अपने शहर पहुंचे। रास्ते पे लाशें और ध्वस्त होम पॉड्स बिखरे हुए थे। शहर के सबसे बड़े ग्लास पिरामिड के बाहर नी को मंगल ग्रह की सबसे वरिष्ठ नागरिक दादी श्वेत मिली। दादी श्वेत, क्या हुआ यहाँ? नी, तुम हो यहाँ? मुझे पता नहीं, मैं क्या बताऊं। रात को सब ठीक था। सुबह आकाश में इतनी तेज रोशनी कि हम आंखें नहीं खोल पाए। फिर जोर का धमाका, जमीन कांपने लगी, होम पॉड्स और पिरामिड्स फटने लगे। लोग भाग भी नहीं पाए। हमारे डेटा के हिसाब से कॉमेट F-66 टकराया है मंगल से। काफी नुकसान हुआ है, पर शुक्र है आप बच गईं। किसी सुरक्षित जगह पर चलकर सोचते हैं आगे क्या करना है। यहाँ कोई सुरक्षित जगह नहीं बची नी। धमाके के अगले दिन से एक अजीब सी बीमारी फैली हुई है। लोगों की बैटरीज उनके अंदर पिघलने लगी हैं। पहले हाथ पैर चलने बंद होते हैं, फिर बाकी का शरीर। लोग बैठे बैठे खत्म हो रहे हैं। मैंने हेल्दी साइबॉर्ग्स को पिरामिड में इकट्ठा तो कर लिया है, पर यहाँ भी कोई सेफ नहीं है। हमारी स्पेसशिप सेफ है दादी श्वेत। चलिए, इससे पहले कि हम इन्फेक्शन पकड़ लें। मैं जिंदा बचे साइबॉर्ग्स को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं लोकेश और शूरनाहार को मैसेज करता हूँ कि जिंदा साइबॉर्ग्स को शिप में बैठा लें। नहीं बोल सकते, कोई गैजेट्स काम नहीं कर रहे धमाके के बाद। आप चिंता ना करें दादी श्वेत, हम करते हैं कुछ। आप मेरे साथ चलिए। साइबोर्ग आधे मशीन आधे इंसान। शरीर में एनर्जी खाने के साथ साथ शोल्डर्स और थाई पे लगी बैटरीज से आती है। साइबोर्ग मंगलवासी हैं।
पिछले 700 साल से इस प्लेनेट पर बसे हुए। कैप्टन नी, जिपर, शोरनाहर और लोकेश फेमस मार्शियंस हैं। उनकी जांबाजी के किस्से पूरे सोलर सिस्टम ने सुने हैं। आकाशगंगा का पहला 100% एक्यूरेट मैप बनाने का भूत सवार है उन पर। मंगल ग्रह की सरकार अक्सर उनकी टीम को स्पेस एक्सप्लोरेशन फंड देती है। तीनों असिस्टेंट्स को कैप्टन नी पर पूरा विश्वास है। जहां नी वहां तीनों प्लैनेट्स, कॉमेट्स, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स की खोज में सालों अंतरिक्ष में बिताते और जब मंगल पे घर वापस लौटते तो अपनी स्पेसशिप्स रिपेयर और अपग्रेड करते। उनकी स्पेसशिप्स इतनी बड़ी थीं कि मंगलवासी उन पर हंसते। पर आज नहीं। शूरनाहर और लोकेश हैंगर पर उतरते ही समझ गए थे कि मंगल पर रहना खतरनाक है। जितने साइबॉर्ग्स उन्हें मिले, दोनों ने अपनी अपनी शिप्स में बैठा लिए। कुछ ही घंटों में तीनों स्पेसशिप्स 2 मिलियन हताश साइबॉर्ग्स को लेकर मंगल के जहरीले वातावरण से दूर आउटर सोलर सिस्टम की तरफ निकल पड़ी। 4 हफ्ते बाद स्पेसशिप के कमांड हब में जिपर, कैप्टन नी और दादी श्वेत, स्क्रीन पर लो और शूर। नी, हम कब जा रहे हैं मंगल वापस? सब घर जाने को बेचैन हैं। सबका दिमाग खराब हो गया है दादी श्वेत। नी, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। उनकी घबराहट जायज है। लो, क्या प्लान है तुम लोगों का? दादी श्वेत, कॉमेट F66 ने मंगल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अगर हम वापस गए तो सब खत्म हो जाएंगे। हम सब स्पेस शिप्स में हमेशा तो नहीं घूम सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई प्लेनेट हमें आश्रय दे दे। अभी तक किसी ने हाँ नहीं की। तुम करते रहो बेकार की कोशिश। लो, 2 मिलियन साइबॉर्ग्स को कौन अपने प्लेनेट में रहने देगा? मैं उनकी जगह होता तो मैं भी नहीं रहने देता। कल सुबह मैं स्पेसशिप को अदृश्य ले जा रहा हूँ। नी, यूनिट हेड्स घर से इतनी दूर नए प्लेनेट पर बसने के लिए तैयार नहीं हैं। कहाँ थे यूनिट हेड्स जब मंगल बर्बाद हो रहा था? कुछ किया उन्होंने अपनी यूनिट्स को बचाने के लिए? शांत हो जाओ नी। नई जगह पर बसने के लिए यूनिट हेड्स का साथ बहुत जरूरी है। हमें उनसे बात करनी चाहिए। बुलाइए आप मीटिंग दादी श्वेत। मैं बताता हूँ यूनिट हेड्स को कि उनके पास क्या चॉइसेस हैं। या तो हमारे साथ अदृश्य चले या मेरी स्पेसशिप्स छोड़ दें और बचा ले अपने साइबॉर्ग्स को अपने आप। दादी श्वेत, निरंकुश सही कह रहे हैं। स्पेसशिप्स पर 2 मिलियन साइबॉर्ग्स के लिए एनर्जी नहीं है। हमें जल्द कहीं उतरना पड़ेगा। मंगल नहीं जा सकते और कोई दूसरा प्लेनेट हमें आश्रय देने को तैयार नहीं। अदृश्य के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। मैं बात करता हूँ सबसे। अदृश्य आकाश गंगा के अगले छोर पे है। सोलर सिस्टम से करोड़ों मील दूर वीरान है। तुम लोग भी उस पर कभी नहीं उतरे। शूर, जिपर, तुम दोनों का क्या कहना है? दादी श्वेत, नी अगर कह रहे हैं मुमकिन है तो ठीक है। अगर सबकी यही राय है, मैं यूनिट हेड्स की मीटिंग बुलाती हूँ। लो और दादी श्वेत को 2 महीने लग गए 78 यूनिट हेड्स को समझाने में। तब तक नी ने स्पेसशिप को अदृश्य तक पहुंचाया। उजाड़ प्लेनेट से शिप्स को उतारना मुश्किल साबित हुआ। तीनों स्पेसशिप्स डैमेज हो गईं, पर साइबॉर्ग्स सुरक्षित अदृश्य पर उतरे और अपने अपने यूनिट हेड्स के साथ अनजान ग्रह को घर बनाने में जुट गए। सन 30,000 अदृश्य पर उतरने के 8 महीने बाद मंगल की टेक्नोलॉजी के बिना यूनिट्स में एनर्जी के लिए अक्सर झगड़े होते हैं। एक रात यूनिट्स के झगड़ों में 15 साइबॉर्ग्स मारे गए। शूर नहर, कल रात के झगड़े में तुम्हारी नहर यूनिट में शामिल थी। दादी श्वेत, गीजर और मोंटेकॉन ने हमारे बैटरी स्टेशन से फ्यूल चुराने की कोशिश की। तो तुमने उनके 15 साइबॉर्ग्स को डीएक्टिवेट कर दिया। हम अपनी फैसिलिटीज नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? तुम मुझे बताते, मैं बात करती गीजर्स और मोंटेकॉन से। जब तक मैं आपके पास आता तब तक वो हमारा सारा स्टॉक ले जाते। उस वक्त उन्हें रोकने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। इस बार सिर्फ 15 डीएक्टिवेट किए हैं। अगली बार अगर नहारों के कैंपस पर नजर डाली तो सारी यूनिट साफ कर देंगे। शूर, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय तुम उसे और बढ़ा रहे हो। दादी श्वेत,
प्रॉब्लम सॉल्व करना सिर्फ हम नहारों की जिम्मेदारी नहीं है। अदृश्य पर बढ़ते गुस्से, डर और अराजकता को देखकर दादी श्वेत समझ गई कि अगर जल्द झगड़े नहीं रोके गए तो यूनिट्स एक दूसरे को बर्बाद कर देंगी। उन्होंने बुजुर्गों और वरिष्ठ साइबोर्ग्स की एक मीटिंग बुलाई। झगड़ों को रोकने का एक ही रास्ता है। मंगल की तरह यहाँ पर भी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जो सब पर लागू हों। हमें अदृश्य पर एक प्रोटोकॉल कमेटी बनानी चाहिए जो प्रोटोकॉल सेट करेगी और उसके बाद उन प्रोटोकॉल्स को लागू करेगी। यूनिट्स की सारी प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स प्रोटोकॉल कमेटी हैंडल करेगी। क्या गारंटी है कि हमारे बनाए प्रोटोकॉल कमेटी की बात कोई मानेगा? क्योंकि हम नहीं बनाएंगे इसे, सब मिलकर तय करेंगे कि प्रोटोकॉल चीफ कौन बनेगा। साइबोर्ग्स को जिस पर भरोसा है उसे अपनी बैटरी से 1 वॉट पावर ट्रांसफर करेंगे। जिसे सबसे ज्यादा वोल्टेज मिलेगी वो अदृश्य के प्रोटोकॉल्स बनाएगा और प्रोटोकॉल कमेटी का चीफ होगा। सब मिलकर 8 महीने से जो साइबोर्ग्स एक काम मिलकर नहीं कर पाए वो मिलकर चीफ बनाएंगे। जिपर, सब रोज के लड़ाई झगड़ों से थक चुके हैं। मैंने यूनिट हेड से बात की है, वो सब तैयार हैं प्रोटोकॉल कमेटी के लिए। ऑल द बेस्ट दादी श्वेत। अदृश्य का प्रोटोकॉल चीफ बनेगा तो शायद हमें भी अपनी स्पेसशिप्स ठीक करने के लिए फंड्स मिल जाएंगे। पावर ट्रांसफर का दिन आया। बहुत से यूनिट हेड्स अदृश्य के प्रोटोकॉल चीफ बनना चाहते थे। वो स्टेज पे खड़े हो गए। पावर ट्रांसफर शुरू हुआ। जैसे जैसे स्टेज पर खड़े साइबोर्ग्स को पावर मिलती गई वैसे वैसे उनके शरीर की रोशनी बढ़ती गई। सब ध्यान से देख रहे थे कि सबसे तेज कौन ग्लो करेगा। भीड़ में शूर, नहार और जिपर। पावर ट्रांसफर खत्म हुआ। वंधन चमक रहे हैं सबसे ज्यादा। कौन से यूनिट के हेड हैं? दानी, सबसे महंगी बैटरीज वाले साइबोर्ग्स। जीतना ही था इन्हें। तो वानधान होंगे अदृश्य के पहले प्रोटोकॉल चीफ। सबसे अमीर थे, अब सबसे पावरफुल भी। क्या हो रहा है? सब पीछे क्यों देख रहे हैं? पीछे देखो शूर, कैप्टन नी और लो। कहां? भीड़ में सबसे पीछे, सबसे तेज चमक रहे हैं, वानधान से कई वॉट ज्यादा। साइबोर्ग्स ने कैप्टन नी और लो को सबसे ज्यादा पावर ट्रांसफर किया है। ये कैसे हुआ? ये सवाल सब पूछ रहे थे पर जवाब किसी को नहीं चाहिए था क्योंकि साइबोर्ग्स जितने शॉक्ड थे उतने खुश भी। सारा माहौल तालियों से गूंजने लगा। दादी श्वेत स्टेज पर पहुंची। निरंकुश, लोकेश, पावर ट्रांसफर में आप दोनों को सबसे ज्यादा वोल्टेज मिली है। आप दोनों ने साइबोर्ग्स को अदृश्य पर बसाया है। अब साइबोर्ग्स ने इस प्लेनेट पर अपना फ्यूचर आप दोनों को संवारने के लिए दिया है। क्या आप अदृश्य के प्रोटोकॉल चीफ्स बनने को तैयार हैं? कैप्टन नी और लोकेश ने पावर ट्रांसफर का रिजल्ट एक्सेप्ट किया और अदृश्य के प्रोटोकॉल चीफ बन गए। अदृश्य की बढ़ती प्रॉब्लम्स को सुलझाना अब उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने जिपर और शूर नाहर को भी प्रोटोकॉल कमेटी में शामिल कर लिया। साइबोर्ग्स का उत्साह चरम सीमा पे था। जिस टीम ने 8 महीने पहले साइबोर्ग्स की जान बचाई थी, अब वही टीम अदृश्य पर शांति और प्रोग्रेस की नींव रखेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। अदृश्य की प्रोटोकॉल सभा। निरंकुश, लोकेश, जिपर, शूर नाहर, दादी श्वेत, वंधन और अदृश्य के वरिष्ठ नागरिक। नी 3 महीने हो गए हैं, कब फाइनलाइज होंगे प्रोटोकॉल्स? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दादी श्वेत। किस बात की कोशिश? प्रोटोकॉल्स बनाने की या बिगाड़ने की? निरंकुश, आप जानते हैं प्रोटोकॉल्स बनाते हुए डिबेट होना नॉर्मल है। अपने कैप्टन की बात न मानना भी नॉर्मल है। निरंकुश, स्पेस एक्सप्लोरेशन पर आप मेरे कैप्टन थे और मैं आपके हर कमांड को फॉलो करता था। नी, लो अब आपका असिस्टेंट नहीं है। आप दोनों को प्रोटोकॉल चीफ्स बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अपनी मनमानी करेगा। मनमानी आप कर रहे हैं निरंकुश। ये अदृश्य है, स्पेसशिप नहीं। मैं वही प्रोटोकॉल सपोर्ट करूंगा जो सबके हित में होंगे। ऑर्डर और डिसिप्लिन सबके हित में नहीं है। हमें लोगों ने वायलेंस रोकने के लिए चीफ बनाया।
है ना? हमारे बनाए प्रोटोकॉल्स का असर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं होगा, साइबर्ग्स के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को भी यही रूल्स शेप करेंगे। अदृश्य का फ्यूचर कैसा हो, हर साइबर्ग का फ्यूचर कैसा हो, हम ये तय कर रहे हैं। इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो खाक होगा प्रोग्रेस। 2 मिलियन साइबॉर्ग्स ने आप दोनों को प्रोटोकॉल चीफ बनाया है। सबको आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। लो, तुम कॉम्प्रोमाइज करो थोड़ा, नी भी कर ही लेंगे। प्रोटोकॉल्स जितनी जल्दी बन के लागू होंगे उतना अच्छा होगा। दादी श्वेत की एडवाइस के बाद 2 महीने और गुजर गए। नी और लो की अनबन अब यूनिट हेड्स और आम साइबॉर्ग्स तक पहुंच गई। नी ने 10-15 यूनिट हेड्स को अपनी तरफ किया और लो को अपनी बात मानने के लिए प्रेशराइज किया। जवाब में लो ने 20-22 यूनिट हेड्स जो उससे सहमत थे, उन्होंने नी पर दबाव डालने के लिए कहा। दोनों में से कोई नहीं माना और अदृश्य के साइबॉर्ग्स 2 गुटों में बंट गए। बात तब बिगड़ी जब नी के सपोर्टर्स ने लो के समर्थकों के साथ मारामारी की। लो के सपोर्टर्स ने अपने बचाव के लिए हथियार उठा लिए। देखते देखते दोनों गुटों में झड़प शुरू हो गई। अदृश्य पर फिर वही डर, वही अराजकता का माहौल पैदा हो गया, जिसे खत्म करने के लिए नी और लो को चीफ बनाया गया था। बुजुर्गों ने दादी श्वेत को नी और लो के बीच समझौता करने के लिए भेजा। आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। असिस्टेंट था ये मेरा। आप चाहती हो मैं इस नौसिखिए के सजेशंस मान लूं? लो, तुम क्यों नहीं इस झगड़े को खत्म करते? दादी श्वेत, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर निरंकुश के प्रोटोकॉल्स मुझे मंजूर नहीं है। जहाँ नागरिकों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए, वो आजाद जिंदगी न जी पाए, वहाँ मैं नहीं रह सकता और ना ही अदृश्य के लाखों साइबर्ग्स। इस बात के लिए कोई तैयार नहीं होगा कि वो प्रोटोकॉल चीफ्स का हर ऑर्डर माने, लेकिन उनसे कोई सवाल जवाब ना करें। क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें प्रोटोकॉल्स चाहिए जो वो फॉलो कर सके। किसी को इंटरेस्ट नहीं है इस फ्री स्पीच के बिजनेस में। तुम्हारी तरह सवाल जवाब करने का शौक नहीं है सबको। ये शौक नहीं है, जवाबदेही देनी होगी। तो क्या गारंटी है कि प्रोटोकॉल कमेटी साइबर्ग्स का नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेगी? नी, लो, अगर आप दोनों सुलह नहीं करना चाहते तो हम किसी और को चीफ बना देते हैं। हम कौन दादी श्वेत? आप और साइबॉर्ग्स के बुजुर्ग? नहीं, अदृश्य के 2 मिलियन साइबॉर्ग्स। जैसे तुम्हें बनाया था वैसे किसी और को बना देंगे चीफ। दादी श्वेत, हमने नी को चीफ बनाया है, हम किसी और को चीफ नहीं बनाने देंगे। जिपर, तुम कौन होते हो ये डिसीजन लेने वाले? दादी श्वेत, जिपर मेरा डेप्यूटी चीफ है। वो और हमारे सारे यूनिट हेड्स नए पावर ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं हैं। लो, तुम? दादी श्वेत, मैं तैयार हूँ, अगर निरंकुश तैयार है तो। बिल्कुल नहीं। अब अदृश्य की सड़कों पर तय होगा यहाँ का चीफ कौन बनेगा और किसके प्रोटोकॉल्स माने जाएंगे। नहीं, अब अदृश्य पर कोई खून खराबा नहीं होगा नी। मैंने फैसला ले लिया है। जो साइबॉर्ग्स तुम्हें अपना चीफ मानते हैं वो तुम्हारे प्रोटोकॉल्स मानेंगे और जो लो को चीफ बनाना चाहते हैं वो उनके प्रोटोकॉल्स मानेंगे। एक प्लेनेट पर 2 प्रोटोकॉल्स? एक प्लेनेट, 2 एरियाज, दोनों एरियाज के अपने अपने प्रोटोकॉल्स। सब यूनिट्स अभी तय कर लें उन्हें किस एरिया में रहना है। मंजूर है सबको? सन 30,001 अदृश्य पर 2 एरियाज, ओपन 43 और ऑर्डर 1। ओपन 43 के प्रोटोकॉल चीफ हैं लोकेश। 43 यूनिट्स हमारे प्रोटोकॉल्स मानने के लिए तैयार हो गई हैं। मैं लोकेश, ओपन 43 का प्रोटोकॉल चीफ हूं, पर यहां सब यूनिट्स इक्वल हैं। प्रोटोकॉल कमेटी के सवाल जवाब करने का हक सबको है और हक है अपने तर्क और सजेशंस कमेटी के सामने रखने का। हम सब मिलकर ओपन 43 को एक इक्वल, फ्री और फेयर एरिया बनाएंगे। ऑर्डर 1 के प्रोटोकॉल चीफ हैं निरंकुश। आप सबने खून खराबा रोकने के लिए मुझे प्रोटोकॉल चीफ बनाया है, तो ऑर्डर 1 पर ऑर्डर लाने का काम मेरा। आप लोगों को मार धाड़ से सुरक्षित रखने का काम मेरा। मेरी निगरानी में इस एरिया में कोई बहस नहीं होगी, कोई किसी से नहीं लड़ेगा। सब प्रोटोकॉल्स सख्ती से फॉलो करेंगे
और इस एरिया के प्रोग्रेस के लिए मेहनत से काम करेंगे। यहाँ ऑर्डर और प्रोग्रेस के अलावा कोई बात नहीं होगी। ऑर्डर 1। दादी श्वेत ने खून खराबा रोकने के लिए 1 प्लैनेट 2 एरिया सिस्टम बनाया। क्या इससे अदृश्य पर शांति कायम होगी? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य, अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। दोस्तों, अभी आपने सुनी अदृश्य की कहानी। मैं हूं रूपाल और मेरे साथ है मोनिका और हमारे स्पेशल दोस्त रोबो टैन। हम तीनों अदृश्य की दिलचस्प कहानी आपके साथ सुनेंगे और हर एपिसोड के बाद चर्चा करेंगे कि कहानी में क्या हुआ और बातें करेंगे मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी की, यानी मीडिया साक्षरता की। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनिका और जैसा कि रूपाल ने बताया, हमारे साथ है हमारे स्पेशल दोस्त रोबो टैन, जिन्हें हम प्यार से रोबो बुलाते हैं। मीडिया साक्षर साक्षरता माने सूचना और खबरें लोगों के पास क्यों और कैसे पहुंचती हैं और उनका समाज पर क्या असर होता है। इन बातों के बारे में जागरूक होने को कहते हैं मीडिया के बारे में साक्षर होना। रूपाल, ओपन 43 या ऑर्डर 1 तुम अदृश्य पे होते तो किसके साथ जाते? जो मुझे प्रोटोकॉल्स बनाने देता। तुम्हें प्रोटोकॉल्स बनाने हैं रूपाल? मौका मिले तो बिल्कुल। नियम और कानून बनाना, जिन्हें साइबॉर्ग्स प्रोटोकॉल्स बनाना कहते हैं, बड़ा दिलचस्प काम लगता है मुझे। बड़ा पेचीदा होता है। समाज के हर पहलू को मद्देनजर रखकर उसके लिए रूल्स एंड लॉज लिखना। हाँ, नियम और कानून के बिना कोई सिस्टम काम नहीं करता। देश हो, छोटा सा इलाका हो या कोई संस्था। देखा कितनी गड़बड़ी हुई अदृश्य पर। पहले 8 महीनों में सब यूनिट्स के अपने अलग अलग रूल, सब अपनी मर्जी के मालिक। मोटेक वर्सेस नहर वर्सेस गेसर्स वर्सेस 78 इकाइयां, सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए। जब खाना, पानी, घर, मकान जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी होती है, जैसे अदृश्य पर एनर्जी की कमी हुई, और नियम कानून नहीं होते, जैसे अदृश्य पर नहीं थे, तो लोगों में मुठभेड़ होना लाजमी है। क्योंकि लोग ये तय नहीं कर पाते कि सीमित संसाधनों को मिल बांटकर कैसे इस्तेमाल किया जाए, कौन से सामाजिक कामों पर अधिक खर्च हो और किन पर कम, किन समस्याओं पर तुरंत ध्यान दिया जाए और किन बातों में बाद में। इसीलिए तो इंसानों ने गवर्नमेंट का सिस्टम निकाला है ना। हाँ रोबो, गवर्नमेंट यानी सरकार लोगों की उस ग्रुप को कहते हैं जो किसी भी देश प्रदेश में नियम और कानून लागू करता है। सरकारें कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक प्रकार है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार दूसरी टाइप के सरकारों से कैसे अलग होते हैं? लोकतांत्रिक सरकार में लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार चलाते हैं, जैसे कि रूल्स एंड लॉज लागू करना। इतने सारे प्रतिनिधि, मतलब सबके अपने अपने रूल्स एंड लॉज कैसे तय करते हैं किसके रूल्स माने जाएं? जब कोई नया देश बनता है तो लोग मिलकर उसके नियम तय करते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका। सन 1780 के दशक में वहाँ 13 स्टेट्स थे, सबके अलग अलग नियम कानून। इसके चलते अमेरिका बिजनेस में ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और भी दिक्कतें सामने आ रही थी। तो स्टेट्स ने मिलकर तय किया कि वह एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो सब स्टेट्स मानेंगे, और ऐसा हुआ भी। 1789 में वहाँ के स्टेट्स ने एक ही संविधान अपनाया, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक मजबूत सरकार बनी। सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस संविधान में सब नागरिकों को काफी अधिकार दिए गए, जिसमें से एक था लोगों को अपनी सरकार चुनने का पूरा हक। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया में आज बहुत से देशों में संविधान है। मैं इंडिया की बात करूं तो आज़ादी से पहले ही हमारे संविधान लिखने की तैयारी शुरू हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1937 में कहा कि इंडिया एक लोकतंत्र तभी बन सकता है जब लोग मिलकर इसका संविधान बनाएंगे।
सन 1939 में सी राजगोपालाचारी ने इसकी मांग भी की। ब्रिटिशर्स को ये बात माननी पड़ी और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी संविधानिक बैठक बनी जिसने हमारा संविधान लिखा। मैंने पढ़ा था कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो लोग शामिल हुए उन्हें हिंदुस्तान की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके चुना था और इन लगभग 300 लोगों ने 2 साल से भी ज्यादा चर्चा की और हमारा संविधान लिखा जिसमें हिंदुस्तान को संचालित करने के नियम बनाए गए। 300 लोग, इतने बड़े देश जिसमें हजारों प्रकार के लोग और लाखों चुनौतियाँ, हर चीज के बारे में बारीकी से सोचना और फिर नियम बनाना, सोच कर ही एक्साइटमेंट होती है कि कितना कठिन लेकिन दिलचस्प काम रहा होगा। रूपाल, एक बार संविधान बन जाए तो क्या देश की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं? ओपन 43 और ऑर्डर 1 में प्रोटोकॉल्स बनने के बाद क्या पूरी शांति आ जाएगी? रोबो, तुम्हारे सवाल ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की याद दिला दी। उन्होंने सन 1939 में कहा कि अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो एक बुरा संविधान भी फायदेमंद साबित होगा और अगर लागू करने वाले बुरे होंगे तो अच्छे से अच्छा संविधान बुरा साबित बन जाएगा। तो अदृश्य पर भी ऐसा ही होगा। रोबो, ओपन 43 और ऑर्डर 1 के हमें सारे प्रोटोकॉल्स तो नहीं पता है, पर लोकेश और निरंकुश के भाषणों से एक बात तो साफ है, ओपन 43 से जुड़े यूनिट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी उन्हें बोलने की आज़ादी है, और ऑर्डर 1 में बोलने की आज़ादी पर महत्व कम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी, जिसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहते हैं, ये आज़ादी इंडिया और अमेरिका दोनों के संविधानों ने अपने नागरिकों को दी है। हाँ, अमेरिकी संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट के अनुसार अमेरिका के हर नागरिक को अपनी बात, अपनी राय कहने, लिखने और किसी भी और तरीके से गाकर, फिल्में बनाकर, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। इंडिया का संविधान भी हमें कुछ ऐसी आज़ादी देता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक नहीं अनेक रूपों में लिखी गई है। इसमें बोलने की आज़ादी, अपने विचारों का खुल के इजहार करने का अधिकार, भारत में कहीं भी निवास करने की आज़ादी और कोई भी काम करने का अधिकार दिए गए हैं। 1 मिनट, हम तो सर संविधान, नियम, कानून और अदृश्य पर शांति की बातें कर रहे थे। उन सब चीजों का बोलने की आज़ादी का क्या कनेक्शन है? एक बात बताओ रोबो, किसी भी देश में सरकार के लोगों की संख्या ज्यादा होती है या देश की जनता की? जनता की कई लाख गुना ज्यादा। तो सरकार के कुछ लोग अगर पूरी शिद्दत से भी काम करें तो कभी उनसे भूल चूक हो सकती है? कभी क्या, बहुत बार हो सकती है। तो इन गलतियों या कमियों को सरकार को बताने का काम किसका है? जनता का। पर अगर जनता के पास बोलने की आज़ादी नहीं होगी तो वो सरकार को कैसे आगाह करेगी कि कहीं कुछ गलत हो रहा है? बोलने की आज़ादी और लोकतांत्रिक सरकार का बहुत गहरा रिश्ता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतांत्रिक सरकार ठीक से काम नहीं कर सकती। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है रति आंदोलन यानी सूचना का अधिकार आंदोलन। आज़ादी के कई दशकों बाद तक भी हिंदुस्तान के नागरिक सरकारी अधिकारियों से ये नहीं पूछ पाते थे कि स्टेट या केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए पैसे उनके शहर या गांव में ठीक से इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे। हाँ, सरकारी खातों में सड़क बनाने का खर्चा लिखा जाता, पर असल में सड़क होती ही नहीं थी। यही हाल था गांव के स्कूलों, अस्पतालों और अन्य विकास कार्यक्रमों का। फिर लोगों ने अपनी बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल किया। जगह जगह लोग इकट्ठे हुए, सरकारी अफसरों से अपने अपने गांव के विकास खाते पर जानकारी मांगी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, पर जब कई गांव इस आंदोलन में शामिल हुए तब केंद्रीय सरकार ने रति लॉ यानी सूचना का अधिकार नियम बनाया। अब इससे ये हुआ कि हम जैसे नागरिक सरकारी संस्थान से जानकारी मांगने लगे और उस संस्थान को 30 दिन के अंदर ही जानकारी हमें देनी जरूरी पड़ गई। तो आरटीआई के लोग बनने के बाद सरकारी अफसर अपना काम ज्यादा अच्छे से करने लगे। शायद, मगर इससे ये जरूर तय होगा कि कोई भी नागरिक सरकार और उनके अधिकारियों से जवाब मांग सकता है।
और यही तो एक लोकतंत्र की पहचान है। एक और उदाहरण है निर्भया केस के बाद जो आंदोलन हुआ। लोगों ने बोलने की आजादी का इस्तेमाल करके अखबारों, टेलीविजन, भाषणों, सोशल मीडिया सब माध्यम का इस्तेमाल करके औरतों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों को और मजबूत करने की मांग की और सरकार ने इस मांग को पूरा किया। तो इसका मतलब कि हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है रोबो। इंडिया के संविधान में कुछ ऐसे कायदे कानून भी हैं जो बोलने की आज़ादी पर थोड़ी लगाम लगाते हैं। अब जैसे लोग हर तरह की बात लिख सकते हैं, मगर अगर ये बात किसी इंसान को बिना प्रूफ के बदनाम करती है या किसी समुदाय की बेइज्जती करती है तो ये संविधान नहीं अलाउ करता। सरकार भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ तरह की बातें लिखने या छापने में रोक लगाती है। रूपाल, मैं इस लगाम से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा और खुला हक नहीं होगा तो ये आज़ादी पूरी आज़ादी कहाँ हुई। और तो और संविधान में लिखा है वो एक बात है, मगर सरकार उस लगाम को किस तरह इस्तेमाल करे इसका ध्यान कौन रखेगा। इसलिए मुझे अमेरिका के और साउथ अफ्रीका के संविधानों में दी गई इस आज़ादी की परिभाषा से अधिक सहमति है। अमेरिका का संविधान ये कहता है कि सरकार चाहे कितनी भी बदले, उनमें से किसी के पास बोलने की आज़ादी को छीनने वाले कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। हाँ, और साउथ अफ्रीका का संविधान सिर्फ हेट स्पीच और प्रोपेगेंडा पर रोक लगाता है। मतलब अगर आप ऐसे झूठी बात फैला रहे हैं जिससे दंगे या युद्ध हो जाएं, बस तभी सरकार आप पर रोक लगा सकती है। तो और किस काम आती है ये आज़ादी? अच्छी पॉलिसीज यानी नीतियों के लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है रोबो। मजदूरों को मिनिमम कितने पैसे मिलने चाहिए या बाजार में सामान किस क्वालिटी का होना चाहिए, सरकार ऐसी हज़ारों पॉलिसीज़ बनाती है। अगर लोग इन पॉलिसीज़ से असहमत हैं और उन्हें इन पॉलिसीज़ से फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा हो तो नागरिक सरकार से ऐसी पॉलिसीज़ को बदलने की मांग कर सकते हैं। जब सरकार ये डिसाइड कर रही होती है कि हमारे टैक्स के पैसे शिक्षा, कृषि, डिफेंस, रेलवेज पर खर्च कैसे किए जाएं, तो नागरिक अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं। खासकर अपने प्रतिनिधियों यानी MP, MLA, काउंसलर्स के जरिए इससे सरकार बेहतर बजट बना सकती है। और भी बहुत फायदे हैं इसके। जैसे समझो तुम फिल्मकार हो, तुमने देखा कि समाज में एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप पर अत्याचार कर रहा है और क्योंकि ये अत्याचार सदियों से होता आया है, लोगों को इसकी आदत हो गई और सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कर रही। तुम लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर खींचना चाहते हो, एक फिल्म बनाते हो। क्या तुमको ऐसी फिल्म बनाने की आज़ादी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हर किसी को, खासकर पीड़ित समुदाय के लोगों को ऐसी फिल्म बनाने का हक होना चाहिए। और अगर तुम कोई किताब लिखना चाहते हो या नया गाना बनाना चाहते हो, अरे ये तो सब आम चीजें हैं, इसकी आज़ादी तो सबको होती है। रोबो, सबको नहीं, सिर्फ उन्हीं देशों के नागरिकों को होती है जिनका संविधान उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी देता है, और उनमें भी वही देश जिनकी सरकार इस फ्रीडम को सही तरह से माने। अरे मुझे लगा कि आप इंसान हो तो कोई भी गाना गाओ, कोई भी पिक्चर बनाओ। अगर तुम अदृश्य पर साइबॉर्ग होते रोबो और ऑर्डर 1 को चुनते तो तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं होती। फिर तो मैं पक्का ओपन 43 में रहता, क्योंकि जहाँ बोलने की आज़ादी नहीं वहाँ मैं नहीं। दिल की बात कहो, सुखी रहो। वैसे रोबो, सिर्फ बोलने की आज़ादी से कोई सुखी नहीं हो जाता। समाज उस आज़ादी को कैसे इस्तेमाल करता है, लोगों का सुख दुख उस पर निर्भर करता है। मतलब सब इस एपिसोड में नहीं रोबो, कुछ बातें अगले एपिसोड के लिए छोड़ देते हैं। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं और सुनते हैं कि लोकेश का ओपन 43 एरिया ज्यादा अच्छा साबित होता है या फिर निरंकुश का ऑर्डर 1। बाय दोस्तों, अगले हफ्ते तक के लिए अलविदा।
एपिसोड 2 मिलकर सुनने के लिए बाय। दोस्तों, मैं हूं आरजे शुभम और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। अब वक्त है आप सभी से कुछ सवालों के जवाब मांगने का। पहला सवाल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? दूसरा सवाल, सरकार किसे कहते हैं? और तीसरा सवाल, आपको लोकेश, निरंकुश, शूरनहर और जिपर इनमें से किसका किरदार बहुत प्रभावी लगा? अपना जवाब बताने के लिए हमें कॉल या मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7056888904। मिलते हैं अगले सप्ताह दिन शनिवार शाम 4 बजे। सुनते रहिएगा रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।